हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेस्पिंग केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है होमो एरोमेटिसिटी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, इनके अंदर एरोमेटिसिटी जो है वो कैसे जनरेट होती है। होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज एरोमेटिक कंपाउंड्स in which aromaticity is interrupted with single sp3 कार्बन एटम। अब देखिए इसके अंदर कैसे sp3 कार्बन एटम से एरोमेटिसिटी में डिस्टर्बेंस आती है। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया एक साइक्लोओक्टाटेट्राईन का। देखिए जो साइक्लोओक्टाटेट्राईन है वो एंटी एरोमेटिक है क्योंकि 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बट ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर है क्योंकि ये टब शेप स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये टब शेप ज्योमेट्री के अंदर ज़्यादा स्टेबल है। नॉन प्लेनर होने की वजह से ये नॉन एरोमेटिक, क्योंकि टब शेप का मतलब क्या है कि इसके जो दो साइड्स हैं ऐसे ये ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ होने की वजह से सभी के सभी कार्बन एटम्स तो प्लेन में नहीं है, तो इसलिए ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। और इसकी जो एरोमेटिक करेक्टर है वो एंटी एरोमेटिक ना होने की बजाय नॉन एरोमेटिक है। बिकॉज एंटी एरोमेटिक कहना अगर इस स्ट्रक्चर को, तो इसका मतलब हम उसको ज़्यादा अनस्टेबिलिटी की तरफ सोच रहे हैं, बट हमें पता है नॉन एरोमेटिक होना किसी भी स्ट्रक्चर का वो ज़्यादा स्टेबल लेके जा रहा है, ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है एज़ कम्पेयर टू एंटी एरोमेटिक। अगर हम इस साइक्लोओक्टाटेट्राईन की रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ, तब हमारे पास देखिए क्या होता है, जो ये एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर अटैक करता है H पर और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पर। देखिए इस कार्बन पर या इस कार्बन, किसी भी कार्बन पर, सभी कार्बन सिमेट्रिकल ही हैं, तो अब किसी भी कार्बन पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा और उसके नेक्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, देखिए ठीक है, तो अब हम क्या सोच रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज बना है ना, इसके ऊपर, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स का अटैक कराऊँ, ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाएगा स्ट्रक्चर। इन इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ अटैक किया और पॉजिटिव चार्ज की जनरेशन हो गई हमारे इस कार्बन पर। अब इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज बना, इसको स्टेबलाइज किया इन इलेक्ट्रॉन्स ने, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, फिर इन इलेक्ट्रॉन ने स्टेबलाइज किया और हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया। तो ओवरऑल अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखिए तो हमारे पास क्या हो रहा है, इस कार्बन से लेके, देखिए कार्बन नंबर दिस टू कार्बन नंबर दिस, ठीक है, देखिए जो मैंने डार्क किए हैं कार्बन, उनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, बट पूरी रिंग के ऊपर तो डीलोकलाइज नहीं हो रहा है। ये देखिए ये क्या है, एक्सपेक्टेड वन है जो हम सोच रहे हैं। तो इस कारण से जो ये कार्बन है, ठीक है, ये कैसा कार्बन हुआ, ये sp3 कार्बन हुआ, ठीक है। तो जब इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का नेम क्या है, होमोट्रोपिलियम आयन। देखिए जब हमने इस कंपाउंड का NMR करवाया, देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब हमने इस कंपाउंड का NMR करवाया तो हम क्या सोच रहे थे कि ये कंपाउंड जो है कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ कार्बन से लेके इस कार्बन तक डीलोकलाइज हो रहा है। तो इसका NMR करवाने पर हमें कैसी पीक आनी चाहिए, एक्सपेक्टेड पीक्स की बात कर रही हूँ। एक्सपेक्टेड पीक कौन सी होंगी, जो नॉर्मल sp3 कार्बन की होती है जब वो CH2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तब हमारे पास उसकी रेंज क्या होती है, 1.3 से 1.6 1.7 इतनी रहती है। तो हमने इसकी एक्सपेक्टेड पीक क्या सोची कि 1.35 ppm से 1.56 ppm की रेंज रहनी चाहिए। बट एक्चुअल में हुआ क्या कि जब इसका NMR करवाया गया तो इसके अंदर एक हाइड्रोजन जो था वो तो हाईली शील्डेड रीजन में शो कर रहा था अपनी NMR पीक को 0.6 ppm पर, बट एक हाइड्रोजन की पीक कितने पर आई, 5.2 ppm पे। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि जब दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो हैं एक ही कार्बन पर अटैच हैं, ऐसा हम सोच रहे हैं कि दोनों के दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर अटैच हैं और वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसको तो जनरल जो NMR करते हैं हम, तो CH2 की जो पीक आती है वो जिस रेंज में आती है तो वो इस रेंज के इन बिटवीन आने चाहिए। अगर ज़्यादा डिफरेंस होता तो बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए था। बट एक्चुअल में क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हाईली शील्डेड रीजन में चला गया और दूसरा हाइड्रोजन हाईली डी शील्डेड रीजन में चला गया। तो इस NMR रीजन की वजह से इसका लिए एक न्यू स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन की गई कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे एग्जिस्ट ना करके कैसे एग्जिस्ट करता है, कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि ये जो कार्बन है ये हमने क्या कर दिया, थोड़ा ऊपर की तरफ ले आए ताकि ये हाइड्रोजन जो है एक इस साइड आ जाए और ये हाइड्रोजन जो है इस साइड आ जाए। अब हम अपने स्ट्रक्चर को देख के जो हमने ये सोचा कि मे भी हो सकता है कि ये ऐसा होगा, तभी इसका जो NMR है वो ये आ रहा है।
देखिए इस स्ट्रक्चर को जब हम सोचते हैं तो हमें क्या दिख रहा है इस स्ट्रक्चर के अंदर कि जो डीलोकलाइजेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की वो कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 7 तक हो रही है। बट इस कार्बन में हम क्या कर रहे थे कि हमारी यहाँ से 1 2 3 4 5 तक हो रही थी, तभी तो हमने इस कार्बन को CH2 में काउंट किया था। बट जब हमने इसके स्ट्रक्चर को सोचा कि इसकी NMR जो है वो हमारे पास ये आनी चाहिए, तो ये तो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। तो हुआ क्या कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 7 को हम कैसे डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये जो डॉटेड मैंने बनाया है ये कंप्लीट डॉटेड बनाया है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 7 तक के जितने भी कार्बन हैं वो सब इन्वॉल्व हो रहे हैं डीलोकलाइजेशन में इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब ऐसा क्या हो रहा है कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 7 में हो रहा है। देखिए जो हमारा नॉर्मल ट्रोपाइलियम कैटायन होता है ये 7 मेंबर वाला, तो इसमें ऐसे एग्जिस्ट करता है ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम बोलते हैं कि इसके अंदर डीलोकलाइजेशन हो रही है। क्यों बोलते हैं डीलोकलाइजेशन? क्योंकि अगर हम देखें तो ये देखिए 1 और 7 के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, ठीक है। और हम इस कार्बन को क्या बोल रहे हैं? होमोट्रोपोलियम कैटायन। होमोट्रोपोलियम कैटायन क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि ये ट्रोपोलियम जैसा ही है, बट इसके अंदर क्या है, एक कार्बन एक्स्ट्रा है। तो एक कार्बन एक्स्ट्रा को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब ही क्या होता है कि एक कार्बन का ज़्यादा होना। तो ये होमोट्रोपिलियम आयन है, ये ट्रोपिलियम आयन है, तो ये इसके जैसा ही हम मान के चल रहे हैं। तो इसमें कैसे ऐसे मान रहे हैं? इसमें तो 1 और 7 के बीच में बॉन्ड था, बट यहाँ पर तो बॉन्ड है ही नहीं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इस कार्बन नंबर 1 का और कार्बन नंबर 7 का जो p ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। ओके, देखिए अब हो क्या रहा है कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 7 का जो p ऑर्बिटल हैं वो किस कॉन्टैक्ट में है। दिस इम्प्लाइज दैट देयर इज अ जनरेशन ऑफ अ डायमैग्नेटिक रिंग करंट, ठीक है। डायमैग्नेटिक रिंग करंट का से हम क्या समझते हैं? जैसे वही रिंग करंट जो हमारा एरोमेटिक बेंजीन के अंदर जनरेट होता है। तो हम पहले डायमैग्नेटिक रिंग करंट को समझ लेते हैं कि कैसे वो जनरेट हो रहा है। देखिए क्या हुआ इसके अंदर, जब हमारे पास कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 7 के p ऑर्बिटल्स जो हैं जैसे ही कॉन्टैक्ट में आए तो उसमें क्या हुआ, डीलोकलाइजेशन कंप्लीट हुई, हमारा एक सर्कल फॉर्म हुआ, ऐसे करंट फॉर्म हुआ। तो इस रिंग करंट की वजह से, देखिए इस रिंग करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, ठीक है, तो ये कौन सी है हमारी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंड्यूस्ड बाय दिस रिंग करंट एंड वी आर अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड which I am applying is X and the induced magnetic field which is induced by this ring current is Y. Now what is happening, the outside hydrogen, this outside hydrogen suffering the more magnetic field because in this the induced magnetic field having upward direction and also which applied magnetic field having the same direction. So that means this X and Y magnetic field add up and so outside the ring effective magnetic field will be X plus Y. अब क्या मतलब है इसका कि हाई मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से जो हमारे ये बाहर वाले हाइड्रोजन हैं जहाँ पर रिंग करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है वो सेम डायरेक्शन में है जो हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके। तो वो हाइड्रोजन सारे कौन से रीजन में चले जाएंगे? डी शील्डेड रीजन में। अब हमारे पास हाइड्रोजन की बात आई ये वाले, ठीक है। देखिए तो ये वाला हाइड्रोजन किस साइड है? आउटर वाली साइड आ रहा है ना। तो आउटर वाली साइड जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर की तरफ। लगा भी हम उसी डायरेक्शन में रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारा HB हाइड्रोजन है उसका जब हम NMR देखेंगे तो वो कहाँ पर आना चाहिए? डी शील्डेड रीजन में। मतलब कि अगर TMS है तो TMS से दूर आएगा। और अगर हम HA की बात करें तो HA कैसा है हमारा? इनसाइड है। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन कैसी है? डाउनवर्ड है, ठीक है। और हम लगा कैसी रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड? अपवर्ड लगा रहे हैं। तो डेट मीन्स कि जो ये इनसाइड हाइड्रोजन है विच इज हाइड्रोजन नंबर A सफर्स लेस मैग्नेटिक फील्ड, overall suffer less magnetic field, so the effective magnetic field for this HA hydrogen will be X minus Y. That means this hydrogen will go in the shielded region, ठीक है। तभी HA हाइड्रोजन जो है वो हाईली शील्डेड रीजन में चला जाता है और इसका NMR कितना आता है फिर हमारे पास 0.6 ppm। और जो HB हाइड्रोजन है वो हाईली डी शील्डेड रीजन में चला जाता है जिसका NMR हमारे पास कितना आता है?
2 ppm। अब देखिए CSIR नेट में यहाँ से आपको क्या क्वेश्चन आता है कि आपको ये स्ट्रक्चर दे देगा या नेम से बता देगा कि होमोट्रोपिलियम आयन है, के लिए जो 2 हाइड्रोजन हैं HA एंड HB उनकी NMR कैसा आएगा। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको बताना होगा, एक हाईली शील्डेड हो जाएगा 0.6 और एक हाईली डी शील्डेड हो जाएगा 5.2 kRm। या वो और कैसे दे सकता है आपको क्वेश्चन, साइक्लोओक्टाटेट्राईन की रिएक्शन करवा देगा एसिड के साथ, बोलेगा कि प्रोडक्ट जो बनेगा, ठीक है, वो क्या बोलेगा कि प्रोडक्ट जो बन रहा है उसके NMR के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, वो हर तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसके अंदर होमोट्रोपिलियम आयन के अंदर जो एरोमेटिसिटी जनरेट हुई वो इंटरप्टेड है बाय दिस sp3 कार्बन एटम, ठीक है। और एरोमेटिसिटी जनरेट भी हो रही है क्योंकि C1 और C7 के जो p ऑर्बिटल हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं और उनकी वजह से रिंग करंट जनरेट हो रहा है। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हुए, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर एरोमेटिसिटी तो होती है बट इंटरप्ट हो रही होती है विद द 1 sp3 कार्बन एटम। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि होमो एरोमेटिसिटी क्या होती है और कैसे इसको डिटेक्ट किया जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट अमंग विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।